हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, ओके, और उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में। होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी, आपने वो वीडियो देखी होगी और वो आपको समझ आई होगी। एंड आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में, ओके। हम टूल्स पढ़ रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो 3 टूल्स थे जिनमें से हमने पहले टूल की बात कर ली थी, विच इज़ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जो दूसरा टूल है हमारा वो है आपका वेक्टर, ओके। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द वेक्टर कि वेक्टर क्या होता है और वेक्टर को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। फाइन। तो अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर इज़ व्हाट द कैरियर डीएनए दैट एक्ट एज अ व्हीकल टू कैरी डिजायरेबल जीन टू द होस्ट सेल इज कॉल्ड वेक्टर। क्या है वेक्टर? वेक्टर एक कैरियर डीएनए है जो कि किसकी तरह एक्ट करता है, जो कि एक व्हीकल की तरह एक्ट करता है, जो कि हमारे डिज़ायरेबल डीएनए को हमारे होस्ट सेल के अंदर लेके जाता है। सीधी सी बात है कि अगर लेट्स से ये हमारा डीएनए है, ठीक है, लेट्स से ये क्या है, हमारा डीएनए है विच इज़ द डिज़ायरेबल जीन फ्रैगमेंट। हम चाहते हैं इस फ्रैगमेंट को किसी सेल के अंदर इंसर्ट करना, ठीक है, किसी होस्ट के अंदर डालना। तो कैसे डालेंगे? ऐसे तो नहीं डाल सकते। तो हम यूज़ करते हैं वेक्टर का। जैसे हम प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, अपने डिज़ायरेबल डीएनए को और अपने प्लाज्मिड को दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के साथ कट करेंगे। यहाँ भी कट कर लाएंगे और इधर भी, लेट्स से इधर भी हम कट लगाएंगे। और कट लगाने के बाद हमारे क्या होंगे, इस तरीके से, लेट्स से ये आपका क्या हुआ, एक फ्रैगमेंट बन गया डिज़ायरेबल डीएनए का हमारा। और ये आपका वेक्टर क्या हुआ, ये आपका वेक्टर जो है वो कुछ इस तरीके से कट के आ गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ओके। और ऐड करने के बाद हमारा रिकॉम्बिनेंट जो जीन होगा वो प्रिपेयर हो जाएगा, ओके। लेट्स से मैंने क्या किया, ये हमारा ये है वेक्टर है और इसके अंदर मैंने अपना डिज़ायरेबल जीन यहाँ फिट कर दिया। इसके बाद इसको क्या करेंगे, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर वो वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा और इस रिकॉम्बिनेंट जीन का हमें बहुत सारा कॉपी मिल जाएगा। समझ आ रही है बात आपको? तो ये जो हमारा डिज़ायरेबल जीन है, ठीक है ना, जो हमारा कैरियर डीएनए है, वो हमारे होस्ट के अंदर कैसे गया, किसकी मदद से गया, इस व्हीकल की मदद से गया। और इस व्हीकल को ही हम क्या बोलते हैं, इस व्हीकल को ही हम वेक्टर बोलते हैं। समझ आ रही है बात? द कैरियर डीएनए दैट एक्ट एज अ व्हीकल टू कैरी डिजायरेबल जीन टू द होस्ट सेल, उसको ही हम बोलेंगे वेक्टर, ओके। अगर यहाँ नहीं समझ आ रहा है तो इस डायग्राम से इस डायग्राम से समझिए। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखिए ये आपका फॉरेन डीएनए है, या आप ये कहिए कि ये हमारा डिज़ायरेबल डीएनए है जो कि हमें चाहिए था, ठीक है। ये हमारा फ्रेगमेंट हो गया और ये हमारा वेक्टर है। ये वेक्टर क्या करेगा, इस डिज़ायरेबल डीएनए को हमारे होस्ट के अंदर लेके जाएगा। यही काम है वेक्टर का कि वो डिज़ायरेबल डीएनए को हमारे होस्ट के अंदर लेके जाता है। तो हमने क्या किया, हमारे फॉरेन डीएनए को भी और वेक्टर को भी, दोनों को कट किया है किससे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है। याद रखेंगे, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से नहीं कट करेंगे। क्योंकि अभी हमने कल ही पढ़ा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं, जिनको हम रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। तो अगर आप अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे वो अलग अलग तरीके के प्रोड्यूस हो जाएंगे। और अलग अलग तरीके के स्टिकी एंड्स एक दूसरे के साथ कैसे ही कंबाइंड होंगे, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट देन। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ कटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपने फॉरेन डीएनए को और वेक्टर डीएनए को कट करेंगे तो इस तरीके से हमें पीसेस मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी कट हो गया। इसके बाद फिर हम इनको ज्वाइन करेंगे, किसकी मदद से, हम लाइगेज डालेंगे, ठीक। आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में लाइगेजेस के बारे में पढ़ा होगा। लाइगेज डालेंगे, ये लाइगेज जाके क्या करेगा, आपके वेक्टर के साथ आपके डिज़ायरेबल जीन फ्रैगमेंट को कंबाइन कर देगा। देखिए यहाँ आपका डिज़ायरेबल जीन फ्रैगमेंट कंबाइंड हो गया। कंबाइंड होने के बाद जो मॉलिक्यूल बना उसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। और फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को हम इंसर्ट कर देंगे किसके अंदर, हमारे ई कोलाई या फिर होस्ट सेल के अंदर। फिर जैसे जैसे आपका होस्ट सेल मल्टीप्लाई करेगा, ई कोलाई मल्टीप्लाई करेगा, वैसे वैसे आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए का नंबर जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ आ रही है बात? ओके।
तो इस तरीके से हम अपना डिज़ायरेबल डीएनए जो है उसकी बहुत सारी कॉपी प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके फाइन, समझ आ गया बात कि वेक्टर क्या है। तो देखिए वेक्टर जो है उसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को की बहुत सारी कॉपी प्रोड्यूस करने के लिए हम जिन व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं उसी को ही हम वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर की कुछ क्वालिटीज़ हैं, वेक्टर्स जो हैं उसके अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो होनी चाहिए। अगर कोई भी वेक्टर है तो उसके पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ ज़रूर होनी चाहिए। कौन कौन सी? वेक्टर जो है लो मॉलिकुलर वेट का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वेक्टर का मॉलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसका मॉलिकुलर वेट कैसा हो, लो हो, कम हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटी क्या है? नेक्स्ट क्वालिटी ये है कि आपका जो वेक्टर होना चाहिए वो किस लायक होना चाहिए। वेक्टर जो है दे कैन ट्रांसफ़र जेनेटिक मटेरियल इनटू अनदर सेल। वेक्टर ऐसा होना चाहिए कि वो जेनेटिक मटेरियल को क्या कर सके, दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर सके। जैसे पिछले वाले डायग्राम में हम लोगों ने पढ़ा था, इस डायग्राम में ये जो वेक्टर है ये क्या कर रहा है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसको दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर पा रहा है, होस्ट सेल के अंदर। तो वेक्टर को ऐसा ही होना चाहिए कि वो होस्ट सेल के अंदर ईजिली क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा और क्या है? नेक्स्ट बात ये है कि वेक्टर जो है इट इज़ कैपेबल ऑफ मल्टीप्लाइंग इंडिपेंडेंटली। वेक्टर में क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लिकेशन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वो मल्टीप्लाई करेगा वैसे वैसे आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कॉपी क्या होगा, और ज़्यादा प्रिपेयर होता जाएगा। तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट फीचर जो हर एक वेक्टर के अंदर आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। ओके, इसके बाद देखिए कौन कौन से वेक्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम कौन कौन से वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला वेक्टर है आपका प्लाज्मिड, दूसरा है बैक्टीरियोफेज, तीसरा है प्लांट वायरसेस, दे कैन ऑल्सो एक्ट एज अ वेक्टर, एंड द लास्ट वन इज कॉस्मिड, इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज अ वेक्टर। ठीक है, ये सारे डिफरेंट वेक्टर्स हैं जो कि कहाँ यूज़ किए जाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर हमें क्या करना हो, एक सिंगल जीन का ट्रांसफ़र करना हो, ठीक है, क्योंकि अगर हमें क्या करना हो, बहुत छोटा फ्रेगमेंट डीएनए का ट्रांसफ़र करना है जिसमें एक सिंगल जीन है, तो फिर हम किस वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, तो हम इस्तेमाल करेंगे प्लाज्मिड का। स्मॉलर अगर डीएनए को आपको ट्रांसफ़र करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, प्लाज्मिड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको लार्जेस्ट पीस ऑफ डीएनए का ट्रांसफरेंस कराना है, उसको ऐड करके आपको बैक्टीरिया के अंदर कॉपी करने के लिए डालना है, तो फिर आप किसका यूज़ करेंगे, तो फिर आप बैक्टीरियोफेज एज अ वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। स्मॉलर फ्रेगमेंट के लिए प्लाज्मिड यूज़ होगा और लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स के लिए हम बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि वेक्टर क्या है, वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कौन कौन से वेक्टर इस्तेमाल होते हैं, सिंगल जीन के लिए कौन सा वेक्टर यूज़ करेंगे और लार्जर जीन के लिए कौन सा वेक्टर यूज़ करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, देखिए अब हमने जो अलग अलग वेक्टर्स पढ़े हैं उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, लाइक पहला वेक्टर हमने पढ़ा था प्लाज्मिड। ठीक है, किस लिए यूज़ होता था, स्मॉल अगर आपको सिंगल जीन ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते थे हम, सिंगल जीन ट्रांसफ़र के लिए हम इस्तेमाल करते थे प्लाज्मिड का। ठीक है, देखिए प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड जो है ये स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर फॉर्म है डीएनए का, जो कि ऑटोनोमसली रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, अपने आप से रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी है। कैसा है, साइज में छोटा है, स्मॉल है, क्रोमोसोमल है। जैसे अगर मैं एक बैक्टीरिया का सेल बनाती हूँ, लेट्स से दिस इज़ अ बैक्टीरियल सेल, तो आपने देखा होगा बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया का अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो तो प्रेजेंट होता ही है। तो दिस इज़ द क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इसका जो ओरिजिनल जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का वो क्या है, वो ये है आपका उसका क्रोमोसोम। ठीक है, इसके अलावा ये जो प्लाज्मिड होता है ये क्या है, इस क्रोमोसोम के अलावा एक्स्ट्रा है ना ये जेनेटिक मटेरियल, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज व्हाट, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, साइज में छोटा होता है, डबल स्ट्रैंडेड है, ये आपको दिख रहा है। ओके, सर्कुलर भी है, यू कैन सी, और ये जो है इसके अंदर क्या कैपेसिटी होती है कि ये अपने आप से रेप्लिकेशन कर सकता है। ओके, तो दिस इज व्हाट प्लाज्मिड इज। प्लाज्मिड इज द स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड
जेनेटिक मटेरियल विच इज़ कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस रेप्लिकेशन। ओके, ये जो प्लाज्मिड वर्ड है ये किसके द्वारा किया गया था? जो टर्म है प्लाज्मिड ये इंट्रोड्यूस किया गया था इन साइंटिस्ट के द्वारा। इनका नाम है जोशुआ लेडरबर्ग। ठीक है, इन्होंने 1952 में प्लाज्मिड के बारे में बताया था, यह टर्म कॉइन किया था प्लाज्मिड फॉर दिस पर्टिकुलर वेक्टर। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्लाज्मिड जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस ऑर्गेनिज्म में आपको प्लाज्मिड देखने को मिलेगा? तो एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, उसके अलावा और कहाँ मिलेगा? प्लाज्मिड जो है वो आपको देखने को मिलेगा बैक्टीरिया के अंदर, ईस्ट के अंदर, और कभी कभी ओकेजनली प्लांट या एनिमल सेल के अंदर भी आपको प्लाज्मिड देखने को मिल सकता है। ठीक है ना? ओके, इसके बाद चूंकि प्लाज्मिड जो है वो एक वेक्टर है तो वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में मदद कर रहा है होस्ट के अंदर। तो इसका जो ट्रांसफरेबल जेनेटिक एलिमेंट होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र करने में मदद करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेप्लिकॉन। ओके, इसका जो ट्रांसफरेबल जेनेटिक एलिमेंट है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है रेप्लिकॉन। ठीक है, ओके। साइज़ कितना होता है प्लाज्मिड का? छोटा होता है साइज़ में, तो इसका साइज़ कितना है? 1 से लेके 1000 किलो बेस पेयर तक इसका साइज़ है। ठीक है, 1 to 1000 किलो बेस पेयर इज़ द साइज ऑफ प्लाज्मिड। ये रहा आपका प्लाज्मिड का डायग्राम। देखिए प्लाज्मिड है ये, इसमें आपको 3 साइट्स देखने को मिल रहे हैं। ये है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी। इसके बारे में आपने अपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन जिस पॉइंट से शुरू होना, स्टार्ट होना, मतलब होना चालू होता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो ये प्लाज्मिड भी अगर रेप्लिकेट करेगा तो कहाँ से स्टार्ट करेगा? आपके ओरी के पॉइंट से करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है AMPR। ये रीज़न किस चीज़ के लिए है? ये रीज़न है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस के लिए। क्या मतलब है सीधा सा कि ये जो प्लाज्मिड है अगर आप इसको एम्पीसिलिन मीडियम में रखेंगे तो इस प्लाज्मिड के ऊपर, लेट्स से किसी बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड है और उस बैक्टीरिया को आप एम्पीसिलिन मीडियम के अंदर रखेंगे तो उस मीडियम का बैक्टीरिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैक्टीरिया इजीली सर्वाइव कर जाएगा। मतलब वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना? तो उसके लिए ये एक रीज़न है। ये बड़ा वाला रीज़न किसके लिए है? ये रीज़न है रीज़न इनटू विच डीएनए कैन बी इंसर्टेड। ये वो रीज़न है जिसमें आप क्या करेंगे? डीएनए को जो आपका डिज़ायरेबल डीएनए होगा उसको आप कहाँ इंसर्ट करेंगे? इसी पर्टिकुलर रीजन में इंसर्ट करेंगे और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? इसी रीजन को हम रेप्लिकॉन बोलते हैं। ओके, फाइन। नेक्स्ट बात देखिए, ये जो प्लाज्मिड होता है ये अलाउ करता है बैक्टीरिया को टू रिप्रोड्यूस अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। क्या कर रहा है? प्लाज्मिड आपके बैक्टीरिया को कुछ स्पेशल कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया क्या कर पा रहा है? अनफेवरेबल कंडीशन में भी ग्रो कर पा रहा है। जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे कि अगर एम्पीसिलिन मीडिया में आप बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे तो ये प्लाज्मिड क्या कर रहा है? आपके बैक्टीरिया को एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया एम्पीसिलिन वाले मीडिया में भी ग्रो करेंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी आपके बैक्टीरिया को ग्रो करने में मदद कर रहा है। ठीक है, ओके। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड जो है ये आपका एक नेचुरल वेक्टर है। इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ नेचुरल वेक्टर। नेचुरली आपको बैक्टीरिया के अंदर, ईस्ट के अंदर, कुछ प्लांट और एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलेगा। तो इट इज़ अ नेचुरल वेक्टर। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ अ नेचुरल वेक्टर जो कि पाया जाता है। लेकिन क्या वेक्टर सारे नेचुरल ही होते हैं? ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेक्टर्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियल भी होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए आ गया ना आपका आर्टिफिशियल वेक्टर। एक वेक्टर है जिसका नाम है PBr322। ये वेक्टर कैसा है? ये एक आर्टिफिशियल वेक्टर है, मतलब इस वेक्टर को लैब के अंदर सिंथेसाइज किया गया है। ओके, तो PBr जो है ये भी एक प्लाज्मिड है और ये जो है फर्स्ट वाइडली यूज्ड ई कोलाई वेक्टर है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वेक्टर कौन सा है? PBr322 है। और इसको किसके अंदर सिंथेसाइज किया जाता है? ई कोलाई के अंदर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, इस वेक्टर को कब क्रिएट किया गया था? इसको क्रिएट किया गया था 1977 में। कहाँ पे?
आपके लेबोरेटरी ऑफ हर्बर्ट बोयर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में हर्बर्ट बोयर के लेबोरेटरी में ये जो वेक्टर है इसको क्या किया गया था, सिंथेसाइज किया गया था, आर्टिफिशियली बनाया गया था। ठीक है, ये जो है इनका जो जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया था उनका नाम था फ्रांसिस्को बोलिवर जपाटा। इसी के नाम पे इस वेक्टर का नाम भी, इस वेक्टर के नाम पे आपको क्या देखने को मिलेगा, बॉलीवर का बी जो है वो देखने को मिलेगा PBR में। ओके, इसके अलावा और क्या बातें हैं, आपका जो PBR 322 वेक्टर है इसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, इसका साइज कितना होता है, इसका साइज होता है 4361 बेस पेयर। ओके, कितना साइज है, 4361 बेस पेयर इज इट्स साइज। इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया ये जो आपका वेक्टर होता है ये टेट्रासाइक्लिन के लिए इसके पास स्पेस होता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होता है। इसके अलावा ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, इसके अलावा आप इसके अंदर बहुत सारे साइट देख रहे हैं, यहाँ देखिए सारे हिंद 3, इको RV, बाम H1, साल 1, इको R1, ये सारे क्या हैं, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट है। मतलब अगर हिंद 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा तो वो यहाँ पे कट करेगा, अगर इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा तो वो यहाँ पे कट करेगा, अगर इको R5 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा तो वो इधर कट करेगा, अगर बाम H1 आएगा तो वो इधर कट करेगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक वेक्टर जो है उसके अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट हो सकते हैं जहाँ पे कटिंग करके हम अपना डिज़ायरेबल पीस ऑफ DNA क्या करें, वहाँ पे ऐड कर सकें। ठीक है, तो इसके अंदर ये सारे डिफरेंट साइट हैं जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपना डिज़ायरेबल जीन जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। साइज याद रखिएगा, और ये रहा इसका ये वाला रीजन, दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से इसमें रेप्लिकेशन होना शुरू होगा। ओके, तो PBR 322 इज व्हाट, इट इज़ अ आर्टिफिशियल वेक्टर, याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है एक और वेक्टर है जिसका नाम है PUC19। ठीक है, क्या नाम है, इट इज़ ऑल्सो एन आर्टिफिशियल वेक्टर, द नेम इज प्लाज्मिड PUC19। ओके, ये भी एक वेक्टर है आपका। ओके, ये जो PUC में P जो है ये तो प्लाज्मिड के लिए है, और UC जो है ये किस चीज़ के लिए है, UC स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, क्योंकि इसको भी वहीं पे बनाया गया था। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर वेक्टर की आप बात करेंगे तो इस वेक्टर में भी देखिए आपके बहुत सारे साइट हैं, हिंद 3 के लिए साइट है, इको R1 के लिए साइट है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपको पिछले वाले में भी PBR 322 में भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट देखने को मिल रहे थे, तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट देखने को मिल रहा है। ये जो बैक्टीरिया है ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस होता है, देखिए एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस के लिए इस प्लाज्मिड के अंदर जीन है। ठीक, इसके अलावा LAC-Z और LAC-I के लिए भी इसके पास जीन प्रेजेंट होते हैं। आपने लैकोपेरॉन पढ़ा होगा तो ZXY ये आपको पता होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी इसके अंदर क्या है, जीन प्रेजेंट है। ओके, तो दिस आर द आर्टिफिशियल वेक्टर्स। फाइन, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की, जो कि एज अ वेक्टर यूज़ किया जाता है कब, जब हमें लार्ज फ्रैगमेंट्स को इंसर्ट करना होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरियोफेज एज अ वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं बैक्टीरियोफेज वेक्टर के बारे में। देखिए ये है आपका बैक्टीरियोफेज। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, आपने पढ़ा होगा अपने क्लास 11 स्टैंडर्ड में बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके बाद एक्सेप्शन में ये स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। तो ये है आपका एक बैक्टीरिया, इसके ऊपर ये है बैक्टीरियोफेज। देखिए बैक्टीरियोफेज के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो क्या किया गया है, कुछ DNA मॉलिक्यूल लगाए हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो क्या करेगा, इस DNA को या इस जेनेटिक मटेरियल को आपके ई कोलाई के अंदर क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। देखिए ये ट्रांसफ़र होके आ गया ना। तो चूंकि ये बहुत बड़े DNA फ्रैगमेंट को ट्रांसफ़र करने में मदद कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको एक वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या करता है बैक्टीरियोफेज, कैसे ट्रांसफ़र करता है, कैसे वेक्टर की तरह वर्क करता है। तो बैक्टीरियोफेज जो है वो बाइंड कर जाता है कहाँ पे, इट बाइंड्स टू द टारगेट ई कोलाई के सेल के ऊपर बाइंड कर जाता है। यहाँ देखिए इसने बाइंड कर रखा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को देखिए। ठीक है, बाइंड कर जाता है, और बाइंड कर जाने के बाद इसका जो J प्रोटीन होता है, ठीक है,
द प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन द नेक रीजन टेल रीजन इस बाइंड करता है किसके थ्रू, अपने टेल में प्रेजेंट जे प्रोटीन की मदद से, और उसके बाद ये जो है इंटरैक्ट करता है विद द माल्टो प्रोटीन ऑफ ई कोलाई। ई कोलाई के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं माल्टो प्रोटीन, उसके साथ इंटरैक्ट करके आपके अपने लीनियर जीनोम को इंजेक्ट कर देता है सेल के अंदर। मैं थोड़ा वाइप आउट करती हूँ, इरेज करती हूँ, इसके बाद आपको अच्छे तरीके से बताती हूँ। देखिए बता रहे हैं, लेट अस वाइप आउट। ओके लुक, देखिए ये किस तरीके से काम करता है उसके बारे में लेट अस डिस्कस। यू कैन सी कि आपका ये जो ई कोलाई है इसका ये नेक वाला रीजन है ना, ये टेल वाले, ये इसके टेल है, दिज आर द टेल्स, ओके, एंड दिस इज द नेक और कॉलर रीजन, फाइन। तो ये जो टेल है, इसके टेल के जो टिप्स हैं ये क्या करते हैं, ये आपके बैक्टीरिया सेल के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ओके, और इंटरैक्ट करते हैं बैक्टीरिया सेल के साथ। और बैक्टीरिया सेल में किसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ एक प्रोटीन है जिसको हमने क्या बोला है, माल्टो प्रोटीन। तो ये आपके बैक्टीरियोफेज आएंगे, अपने जे प्रोटीन की मदद से बैक्टीरिया सेल के ऊपर आ जाएंगे, फिर उसके माल्टो प्रोटीन के साथ, ई कोलाई के माल्टो प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करेंगे और अच्छे तरीके से इसके ऊपर अपने आप को बैठा लेंगे। और बैठाने के बाद क्या होगा, देखिए इसने क्या किया है, अपने इस जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इस तरीके से ई कोलाई बैक्टीरियोफेज जो है वो क्या करते हैं, बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स को पास करने में हेल्प करता है, ओके, क्लियर, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज भी आपका क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल वेक्टर। ये भी क्या है, ये भी आपका एक नेचुरल वेक्टर है, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, तो हमने आज क्या क्या बातें पढ़ी। हमने पढ़ा कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, वेक्टर छोटे साइज का डीएनए अगर आपको ट्रांसफर करना होगा तो कौन सा वेक्टर यूज़ करेंगे, बड़े साइज का डीएनए ट्रांसफर करना होगा तो कौन सा वेक्टर करेंगे। फिर हमने कुछ नेचुरल वेक्टर्स पढ़े, जैसे बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड नेचुरल वेक्टर था। हमने कुछ आर्टिफिशियल वेक्टर पढ़े, जैसे PBR 322, PUC19, दिज आर द आर्टिफिशियल वेक्टर। अभी कुछ और वेक्टर्स बचे हुए हैं, उसके बारे में हम अपनी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज, होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको लेक्चर समझ आता है तो अपने फ्रेंड्स में भी आप इसको शेयर कीजिए, so that they can also get the benefit from this particular platform. So thank you for watching. Bye bye. Take care.